मुद्दा सियासी है में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। बात करेंगे आदिवासी सियासत की। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में एक नई तरह की सियासत छिड़ गई है। बीजेपी द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाकर उत्सव मना रही है और ऐसा करके वो अपने आप को सबसे बड़ा आदिवासी हितैषी भी बता रही है। तो वहीं कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है, यानी आने वाले दिनों में एमपी में एसटी और एससी को लेकर जो सियासत गरमाने वाली है वो देखने योग्य होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो एसटी की हिमायती है। तो फिर कांग्रेस सवाल उठाएगी। जाहिर है सियासत गरमाना ही है, पर जरा देख लेते हैं कैसी रहेगी सियासत। देखिए खबर। राजधानी भोपाल में गुरुवार को जनजाति वर्ग की धूम थी। सड़कों पर आदिवासियों के साथ थिरकते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, यानी जनजाति वर्ग को सीधा मैसेज, बीजेपी ही आपकी है। और परंपरा बदलकर एक आदिवासी महिला को सर्वोच्च पद पर बिठाने जा रही है। दरअसल प्रदेश में आदिवासियों की न केवल 47 सीटें हैं, बल्कि वो करीब 90 सीटों को भी प्रभावित करते हैं। लिहाजा सीएम ने मंच से कई और सौगातों का पिटारा भी खोल दिया। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के गवर्नर कब कांग्रेसियों तुमने बनाया था रे? तुमने तो आदिवासियों को केवल वोट लेने का माध्यम सोचा था। उनको सम्मान और स्थान अगर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और हमने तय किया है कि अभी पायलट बेस पे तेंदुपत्ता तोड़ने का और उसको बेचने का अधिकार भी ग्राम सभा को दे देंगे। तोड़ो, बेचो और घर की आमदनी बढ़ाओ। बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर अपने आप को सबसे बड़ा आदिवासी हितैषी घोषित कर दिया है। लेकिन इस पर पार्टी के भीतर से ही पूर्व सीएम उमा भारती ने सतर्क होकर बयानबाजी करने की सलाह दी। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के जनजाति उत्सव पर सवाल उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की यही नेता उमा भारती जी ने जो ट्वीट के माध्यम से एक संदेश दिया है, हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और निवेदन करना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी ही नेता से कुछ सीख ले। और इस घृणित इवेंट को लेकर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में नहीं, इस देश के नागरिक के रूप में, कि कौम को अब कबीलों में मत बांटिए, यह सफ़र चंद मीलों में मत बांटिए। एक नदी की तरह है ये मेरा वतन, इसको जाति और धर्मों में मत बांटिए। अंकों का गणित तो यही कहता है कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी का जीतना तय है। और इसके साथ ही एमपी में आदिवासी वोट बैंक को लेकर एक नई सियासत भी शुरू होना तय है। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए, तो बात हो रही है राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की। जो स्थितियां दिखाई दे रही, जो गणित दिखाई दे रहा, उससे ये तो लग रहा है कि वो राष्ट्रपति बनने जा रही है। लेकिन जब तक चुनाव ना हो जाए तब तक इंतजार है। पर भारतीय जनता पार्टी भी उत्सव जिस तरह से मना रही है, बीजेपी और एनडीए मानकर चल रहा है कि अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी। पर उससे पहले सियासी गणित भी आप समझिएगा, समीकरण भी। मध्य प्रदेश में करीब 47 सीटें हैं और 2 करोड़ की लगभग जनजाति वर्ग के लोग हैं जो सीधे तौर पर सियासत को प्रभावित करते हैं। और देश की बात करें तो ये आंकड़ा और भी आगे दिखाई देता है। ऐसा कौन सा राज्य है जहां आदिवासी वोट बैंक नहीं होगा? पर बात वोट बैंक की ही नहीं है, बात ये भी तो है कि आखिर जो नीचे के पैदान पर लोग हैं वो कब ऊपर पहुंचेंगे। पर सर्वोच्च में पैदान पर पहुंचाने की तैयारी है, तो फिर जाहिर है बीजेपी इसको बनाना भी चाहेगी। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे हम इसी पर। सनबर पटेल जी है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सनबर जी, आपका बहुत स्वागत है। जितेंद्र मिश्रा जी है, प्रवक्ता कांग्रेस के। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप और साथ ही संदीप पौराणिक जी है, वरिष्ठ पत्रकार। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आदिवासी को लेकर सियासत पहले भी होती रही। पिछली दफ़ा 2018 में मध्य प्रदेश में जिस तरह का हम गणित देखते, समीकरण देखते हैं, वो बीजेपी के चश्मे में फिट नहीं बैठा। बीजेपी जिस तरह से काम कर रही थी, जैसा दावा था, लेकिन यदि देखें तो फिर रिजल्ट में वो दिखाई नहीं दिया। अब एक बार फिर मौका मिला। ये बात तो सच है कि द्रौपदी मुर्मू उसी वर्ग से आती है, बहुत नीचे से उन्होंने अपने जीवन यापन की शुरुआत की है, तो मौका तो है बीजेपी के पास बोलने का। लेकिन क्या तैयारी 23-24 की है इसमें? देखिए मनोज जी,
राजनीतिक दल हैं, जो भी फैसले लेते हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर लाभ लेने के लिए लिए जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि देश की आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार जनजातीय वर्ग की किसी व्यक्ति को सर्वोच्च पद पर बैठने का मौका दिया जा रहा है। अभी उम्मीदवारी तय हुई है, फैसला आना बाकी है, क्योंकि मतदान होगा, क्या होगा वो आगे वक्त बताएगा। लेकिन जहाँ तक आपने मध्य प्रदेश की बात की, मनोज जी, ये बात बिल्कुल सही है कि 2018 में जनजातीय वर्ग का जो सीटें थीं वो बीजेपी की कम हुई थी। बीजेपी की नज़र है लंबे समय से इस वोट बैंक में। मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा, पूरे देश में। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, राजस्थान है, झारखंड है, ये कई इलाके ऐसे हैं, अगर हम पूरे देश में देखते हैं तो 15% से लेकर 40% तक कई हिस्सों में वोटर हैं। ये मध्य प्रदेश में 20-21% आ जाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो पार्टी का फैसला है या एनडीए का फैसला है, उसे जनता तक ये पहुंचाने की कोशिश होगी, ये संदेश पहुंचाने की कोशिश होगी कि बीजेपी ही एसटी की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है। बिल्कुल। एक चीज। जी जी जी। दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि राजनीति में मनोज जी, संदेश पहुंचाना और परसेप्शन बनाना, दो बड़े ऐसे उद्देश्य रहते हैं पार्टियों के कि अगर आपका परसेप्शन ऐसा डेवलप हो गया कि आप इस वर्ग के बड़े हितैषी हैं, तो राजनीतिक तौर पर आपको लाभ मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता रहा है एसटी, बीजेपी ने बड़ी तैयारी शुरू की और पिछले 6-8 महीने का हम सफर देखते हैं तो बीजेपी ने कई बड़े कार्यक्रम इस वर्ग को लेके किए हैं, कई फैसले लिए हैं इस वर्ग को लेके, और ये नई शुरुआत है जो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार घोषित की है, और आने वाले समय में बीजेपी इसे भुनाने की पूरी कोशिश भी करेगी और उसकी शुरुआत भी हो गई। और इसीलिए जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा होगा, जब पहुंचेंगे यहाँ मुर्मू, जैसा आज मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है, तो फिर उस दिन भी एक बड़ा उत्सव दिखाई देगा। जब विधायक वोट कर रहे होंगे, विधानसभा वो पहुंचेंगी, तो जैसा उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री जी ने, एक बड़ा उत्सव भी दिखाई देगा। सनबर जी, क्या ये उत्सव अभी का नहीं है, उत्सव 2023-24 में मनाने की तैयारी भी है? देखिए मनोज जी, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं और आप अपने अनुसार इसका आकलन कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पहले से सिद्धांत, पहले से नारा सबका साथ सबका विकास। अब ऐसे में एक बड़ा वर्ग जो हमारा जनजाति वर्ग है, उनके गौरवशाली इतिहास को भी कहीं ना कहीं दबाया गया, कहीं ना कहीं छुपाया गया। आपने देखा होगा कि आदिवासी गौरव दिवस के को मनाने के से लगाकर भगवान बिरसा मुंडा जी जैसे गौरवशाली ऐतिहासिक पुरुष को याद करने से लेकर टांटिया मामा से लगाकर शंकर शाह और रमा शाह जी को लेकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जनजाति भाइयों गौरव को बढ़ाने का काम किया है, आज देखिए कि 70 साल के इतिहास में आज एक भी इस वर्ग से, जनजाति वर्ग से ऐसे पद पर किसी को आसीन नहीं किया गया। और इन सालों में किसकी सरकार रही? कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस ने सदैव से व्यक्तिवाद की राजनीति की है। उन्होंने एक परिवार की कैसे महिला ध्यान केंद्रित किया है जी। योजनाएं किनके नाम पर बने उस पर भी उन्होंने उसी परिवार का ध्यान रखा है। देश के बड़े बड़े संस्थान किसके नाम पर हो, वो भी एक ही परिवार के नाम पर हो। मैं आपको बताना चाहता हूं मनोज जी कि हमारे देश में 500 बड़े संस्थान एक ही परिवार के नाम पर है। यहाँ तक कि चित्रकूट में जनजाति भाई बहनों के लिए जो विश्वविद्यालय बना, वो भी उसी परिवार के नाम कर दिया गया, जनजाति भाई बहन के नाम नहीं किया, उनके किसी गौरवशाली पुरुष के नाम नहीं किया, वो भी एक ही परिवार के नाम कर दिया गया। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, सब वर्गों को साथ लेकर चलती है। और आज जनजाति हमारी जो बहन है, बहन द्रौपदी मुर्मू जी, अगर वो राष्ट्रपति बनेगी, निश्चित रूप से पूरे जनजाति भाइयों बहनों का विकास होगा और वो आगे बढ़ेंगे। चलिए, उनके राष्ट्रपति बन जाने से विकास होगा, जैसा सनवर जी कह रहे हैं। जितेंद्र मिश्रा जी भी मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। जितेंद्र जी, जनजाति की राजनीति, जनजाति का समीकरण कोई पुराना नहीं है, सब अपने अपने तरीके से गणित समीकरण बिठाते रहते हैं। लेकिन ये भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मास्टर कार्ड तो चल दिया है एनडीए ने। अब वो मास्टर कार्ड की काट क्या होगी कांग्रेस के पास, और जिस तरह से मध्य प्रदेश में उत्सव मनाया जा रहा है,
आदिवासी उत्सव, जनजाति उत्सव, इसको देखकर आप क्या कहेंगे? आपके पास क्या? देखिए मनोज जी, संदीप पौराणिक जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत सारी चीजें गैर राजनीतिक टिप्पणी से कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी को बहुत समय से इसकी नज़र इस वोट बैंक पर थी, उसको वो अपने साथ लाना चाह रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये वोट बैंक कांग्रेस के साथ खड़ा दिख रहा था। ये चिंता भारतीय जनता पार्टी को लगातार हो रही थी। अभी सनवर जी को भी मैंने सुना, उन्होंने कहा साहब एक ही परिवार के नाम पर। सवाल इस बात का नहीं होता कि किस परिवार के नाम पर क्या हो रहा है, सवाल इस बात का है कि जिस जाति वर्ग की बात की जा रही है उसकी मजबूती की दिशा में कौन सी सरकारों ने काम किया। ये है सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले लोग। आज मध्य प्रदेश सहित जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदिवासी वर्ग को दबाया और कुचला जा रहा है, ये छिपा नहीं है। मध्य प्रदेश के हालात आपने देखे, किस तरीके से जीप से बांध करके हत्या की जाती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, किस तरीके से 10 फीट गड्ढे में जिंदा दफन किया जाता है आपने दिखाया, किस तरीके से थप्पड़ मार मार के हत्या कर दी जाती है। ये होता है प्रभावित करने का तरीका। आप उनके लिए काम कीजिए। आपने कहा सबका साथ सबका विकास, दिख तो रहा नहीं कहीं विकास। मध्य प्रदेश में दलितों की हालत क्या है, सुन लीजिए देश में आदिवासियों की हालत क्या है, छिपी हुई नहीं है। सिर्फ इसी वोट बैंक के कारण अगर आप किसी को प्रत्याशी बनाते तो आज आदिवासी वर्ग इस बात को समझ चुका है। के.आर. नारायण भी रहे, आपने देखा कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति एक समाज का नाम इस्तेमाल करके हम उस वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गलत संदेश जाता है सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से। आपको आपका दायित्व बनता है, आप सरकार में बैठे, आपको सर्वदलीय बैठक बुलाना थी, आपको किसी ऐसे योग्य उम्मीदवार का नाम किसी भी जाति से योग्य उम्मीदवार नहीं मानती कांग्रेस, किसी ऐसे योग्य नहीं। द्रौपदी जी को योग्य उम्मीदवार नहीं मानती। मैं आपको बता रहा हूँ जी, मैं आपसे वही बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान, शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में या दूसरे प्रशासन के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देते, ऐसे किसी व्यक्ति को आप लाते, किसी जाति से हो, आदिवासी वर्ग हो, किसी भी समाज से हो, स्वीकार था। लेकिन अगर सिर्फ वोटों के नाम पर, वोटों की राजनीति करने के नाम पर आदिवासी वर्ग को फिर छलावा महसूस कराएंगे आप, तो निश्चित तौर पर हम उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। अगर आपको विकास कर एक आदिवासी समाज के किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद पर बैठाल करके आप क्या संदेश दे रहे हैं कि पूरे आदिवासी वर्ग को आपने विकास कर दिया, उनको मुख्य धारा में ला दिया। ये संदेश आपका गलत संदेश है। आपको अगर इनकी दिशा में, इनकी दशा में जितेंद्र मिश्रा जी, इनके रोजगार की दिशा में विरोध करके आएंगे जी, बोलिए सनवर के व्यक्ति को सर्वोच्च स्थान पे लाना नहीं है तो उसका चलाना है क्या? मैं अपने विद्वान साथी से पूछना चाहता हूँ सनवर जी, आपकी नीयत बता रही है कि आप सबका साथ सबके विकास की बात नहीं कर रहे हैं, आदिवासी समाज के उत्थान की बात नहीं कर रहे हैं, आदिवासी समाज के द्रौपदी मुर्मू जी का इस्तेमाल करके आप उन पे वोटों पर नजर है आपकी। आपका ये उद्देश्य नहीं है कि आदिवासी समाज का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर बैठ जाए। आपके नियत सिर्फ उनके वोट बैंक पे। अगर आपको उनकी दिशा में सुधार करना था तो आपको उनके विकास का ढांचा बनाना था, आपको रूपरेखा तय करनी थी, आदिवासियों के फंड पर विकास करना था, उनके फंड में इजाफा करना था, स्कूल बनाने थे। आज आदिवासी छला हुआ महसूस समझ गया सर, यही तो राजनीति है। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? यही राजनीति। आपको सम्मान देना नहीं जी। अगर भाजपा सम्मान दे तो आपका पेट दुखे, ये कैसी बात है जितेंद्र जी? ये तो सरासर गलत है, ये तो अपमान करने का काम है। मैं लौट रहा हूँ जितेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। जब सरकार चलाई है, जब आदिवासियों के उत्थान की बात की है, आपने जब सरकार में आए हैं, चाहे दलित समाज हो या आदिवासी समाज, मैं वापस लौटूंगा, आप दोनों से बात करूंगा। उसको विकास की दिशा नहीं दे पाए। मैं लौटूंगा, विकास के द्वारा फंड आपने खर्च कर दिया है। जी करता हूं सर, आपने क्या, मैं समझ लेता हूं। संदीप जी,
दोनों को आप सुन रहे हैं। और यही राजनीति, यही सियासत है। अब समीकरण किसके बनेंगे, किसके बिगड़ेंगे, तो चुनाव में समझ आता है, 2023-24 में समझ आएगा। लेकिन अभी भी ऐसे दौर में प्रत्याशी तय हुई है कि मध्य प्रदेश में भी पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव भी हो रहे हैं। हालांकि उनके अब के सब तय हो चुका है, आरक्षण कहाँ है, कौन को कितना कहाँ मिलना है, लेकिन हर जगह प्रभाव तो थोड़ा बहुत छूट ही जाता है। क्या जैसा जितेंद्र जी कह रहे हैं कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति को लाते जो पढ़ा लिखा होता, जो अलग तरह से होता, द्रौपदी मुर्मू जी भी वही है, शिक्षिका रही है जैसा कहा जा रहा है, 2 बार मंत्री रही है, और फिर जनजाति वर्ग, यदि सर्वोच्च पद पर जनजाति वर्ग को मौका दे रहे हैं तो ये इससे बड़ा क्या होगा। कहीं ना कहीं इस पर विचार तो करना ही पड़ेगा। एक मास्टर कार्ड तो खेल ही दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए मनोज जी, जितेंद्र जी की अपनी राय हो सकती है, लेकिन अगर हम द्रौपदी मुर्मू को देखते हैं तो वो एक ऐसी महिला है जिसने राजनीति में भी काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया है, उन्होंने संवैधानिक पदों पर भी काम किया है, और दूसरी तरफ उनकी जो संघर्ष गाथा है, अगर उनके परिवार की हम पृष्ठभूमि देखते हैं तो उनने अपने बच्चों को खोया है, पति को खोया है, और समाज के लिए वो लगातार काम कर रही हैं। मेरा ये मानना है कि उनकी जो योग्यताएं हैं वो मेरे हिसाब से राजनीतिक तौर पर सक्षम है वो, क्योंकि सारे वर्गों को देखा है। आप एक चीज मानिए मनोज जी कि एक गरीब वर्ग से आया हुआ व्यक्ति, मेरी कोई पैरवी नहीं है किसी के प्रति, लेकिन गरीब वर्ग से आया हुआ व्यक्ति जिसने संघर्ष किया हो, जिसने राजनीति देखी और जिसने संवैधानिक पदों पर भी काम किया हो, मुझे ये लगता है कि वो समाज के साथ बेहतर न्याय करने में सफल होता है, और उसके जो फैसले होते हैं वो कहीं ना कहीं समाज पर असर भी डालते हैं। हम पुराने राष्ट्रपतियों किसी का विश्लेषण इसलिए नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ परंपरा दूसरे तरह से नियुक्त करने की हमेशा से रही है। मैं ये नहीं कहता, राजनीतिक दल अपने तौर पर फैसला करते हैं, लेकिन वर्तमान राष्ट्रपति की योग्यता पर ज्यादा संदेह हमें नहीं करना चाहिए। वो एक सक्षम महिला हैं, एक ऐसे वर्ग से आती हैं जिन्हें आपने पहले मौका नहीं दिया। लेकिन राजनीति की बात है मनोज जी, आज जितेंद्र जी सीधा समर्थन तो नहीं कर सकते, सनवर जी से हम कहें तो उनकी कमियां नहीं बता सकते वो, क्योंकि उनकी पार्टी की उम्मीदवार हैं। स्वाभाविक सी बात है वो उनके अपने तर्क होंगे, लेकिन बीजेपी ने यह तय मानी है मनोज जी कि एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है कहीं ना कहीं। आप नगरीय निकाय पंचायत चुनाव को मत जोड़िए उससे, नहीं बिल्कुल, लेकिन उस वर्ग में एक संदेश जाएगा ना कि हमारे प्रतिनिधि को आपने देश के सर्वोच्च पद पर बिठाया। ये बात बिल्कुल सही जितेंद्र जी की कि इस वर्ग के लिए और भी कल्याणकारी काम हो सकते हैं, लेकिन राजनीति है ये, और लोग चाहते हैं कि उनके लोग पद पर बैठे, उसी तरह की ये कोशिश है। जी सनवर जी, यही है क्या जैसा जितेंद्र जी कह रहे हैं? देखिए, जितेंद्र जी को विरोध करना है, वो हर बात में विरोध कर सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा कि इनका उत्थान कैसे हो, इनके उत्थान को रोकने का काम 50 सालों से हुआ था। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आप तो मनोज जी, मैंने देखा है आपको चारों तरफ जाते हैं प्रदेश में, झाबुआ और अलीराजपुर और मंडला की बातें करें तो रोडें नहीं होती थी। जब हम गुजरात से मध्य प्रदेश में आते थे और झाबुआ अलीराजपुर का रास्ता आता था तो गड्ढों से हमको पता चलता था, और रास्ते ऐसे थे कि कानवाई करके आगे और पीछे पुलिस लगाकर ट्रकों को निकाला जाता था। ये कानून व्यवस्था थी, इस प्रकार की रोडें थी। आज कैसी रोडें हैं आप देख सकते हैं, आज किस प्रकार की चकाचक रोडें हैं। फिर एड लेन रोड जो दिल्ली से बड़ौदा जा रहा है वो भी वहीं से जा रहा है। रेलवे लाइन नहीं थी, आज रेलवे लाइन का काम वहां हो रहा है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब इतना सब हो रहा है तो फिर क्या जरूरत है सब करने, बाकी चीजें करने? नहीं मनोज जी, पूरा विकास होगा, मान भी पूरा दिया जाएगा, सम्मान भी उस वर्ग को मिलेगा और विकास भी होगा। देखिए, पैसा एक्ट के माध्यम से किस प्रकार से जनजाति भाई बहनों को समृद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। वन उपज उनके हाथ में दी जा रही है। पैसा एक्ट के माध्यम से राशन उनके द्वार पर पहुंचाया जा रहा है, और द्वार पर कौन लेकर जाएगा? वही जनजाति भाई बहन लेकर जाएगा। गाड़ी किसकी होगी? उसी की होगी। ये रोजगार देने का काम किसके लिए किया जा रहा है? जनजाति भाई बहनों के लिए। चलिए, मैं समझ लेता हूं। हर क्षेत्र में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे नौकरी हो या व्यापार हो, जनजाति भाई बहनों को केंद्र में रखते हुए उनको। जितेंद्र जी, एक बात तो है, मतलब ये तो है कि चुप कराइए सनवर जी। नहीं, मैंने करा दिया। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि एक बात तो है कि जब भी हम कभी पहले भी गए हैं एक दौर में, अब मैं ये नहीं कहता कि किसके कारण विकास हुआ और क्यों हुआ, लेकिन विकास की एक नई राह है, कम से कम आने जाने का रास्ता तो बना है। आदिवासी वो अंचल कभी जो बाहर लोग आ नहीं पाते थे, लेकिन रोड सड़क विकास के होने से कम अब वो गुजरात की तरफ जाते हैं,
अपना बिजनेस करने, अपना काम करने, धंधा के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कई ऐसे काम हैं जो दिखाई तो देते हैं, पर क्या आपको लग रहा है कि ये सब नहीं, कांग्रेस को समझ नहीं आता, या कांग्रेस ने भी किए थे, भारतीय जनता पार्टी उसको जबरन अपने उसमें लेना चाहती है? मनोज जी, क्या है, बात राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी की हो रही है। सनवर जी सड़क और नाली की बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा चुनाव है, इसमें हमें बहुत ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी जिस रोड की बात कर रही नीचे देने की है, तैयारी आप ये में देखिए पेट्रोल की प्राइसेस पे मैं वही बता रहा हूँ, संदीप पौराणिक जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि इनकी नजर इस वोट बैंक पे है, इसलिए ये कर रहे हैं। आप देखिए प्रत्यक्ष रूप से समझ में आता है, भारतीय जनता पार्टी 18 सालों से मध्य प्रदेश में है, लेकिन 18 के चुनाव में आदिवासी वर्ग की जो सीटें थी वो उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा, क्योंकि उसे 17-18 साल में आपका विकास नहीं दिखा, वो दाने दाने को मोहताज दिखा। जिस अलीराजपुर और झाबुआ की बात कर रहे थे, जहरीली चप्पलें उसने पहनी, उसके पैरों में इन्फेक्शन हुआ। ये आदिवासी की हालत मध्य प्रदेश में, पूरे देश के किसी भी भाग में चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए आप, जहां आदिवासी वर्ग है, भारतीय जनता पार्टी से छिटकता जा रहा है। विकास किया नहीं है इस वर्ग का मध्य प्रदेश में, इस वर्ग के लोगों की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हत्या की जा रही है, ये भी नहीं छिपा। पूरे देश में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके ऊपर साहूकारी कर रहे हैं, जहां जहां सत्ता में बैठे हैं इनका शोषण कर रहे हैं। उसकी छवि को कैसे धोया जाए, उसकी छवि को धोने के लिए, उस कलंक को मिटाने के लिए द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बना देते हैं। एक चीज और याद रखिए, आज मैं अभी सुन रहा था मनोज जी, किसी के पति की मृत्यु हो जाना, किसी के पुत्र की मृत्यु हो जाना, ये राष्ट्रपति उम्मीदवार के दावेदार की योग्यता होती है क्या? जो अभी जिक्र किया गया कि उनके पति की मृत्यु हो गई, उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, इसलिए वो राष्ट्रपति पद की दावेदार हो गए। बात हो रही थी, उन्होंने संघर्ष करते हुए, ये एक ईश्वर प्रदत्त घटना है। मैंने सिर्फ एक चीज बोली है कि शिक्षा के क्षेत्र में कि दो बार, एक बार मंत्री रह गई, एक बार पार्षद रह गई, तो आपने राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बना दिया। मेरा ये मतलब ये है कि अब्दुल कलाम बने थे, आप भी जो है आपने उनको प्रत्याशी बनाया था, हमें स्वीकार थे, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत मैं वही बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बने, लेकिन आज आपने जो चेहरा दिया है ये सिर्फ अपने वोट बैंक की नजर रखने के लिए दिया है, इस वोट को अपनी तरफ ट्रांसफर करने के लिए दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव 24 पर आपकी नजर है, 23 में जो विधानसभा होने वाले, इस तरीके से देश चलेगा क्या? लोकसभा और विधानसभा चुनावों में प्रभावित करने के लिए अगर इतने बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे, मुझे लगता है गलत है। चलिए, कौन गलत कौन सही है तो जनता ही तय करती है, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है मध्य प्रदेश में, और जब देश में लोकतंत्र है और जब आगामी चुनाव 23-24 के होंगे तो समझ भी आएगा कि किसका समीकरण सही बैठा, किसका गणित सही बैठा। पर जो दिखाई दे रहा है उससे ऐसा ज़रूर लगता है कि द्रौपदी मुर्मू को मैदान में लाकर राष्ट्रपति बनाने की तरफ कदम बढ़ाकर शायद ये मैसेज ज़रूर एक भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, एनडीए ने दिया है कि वो क्या चाहती है। सनवर जी आपका, जितेंद्र जी आपका, संदीप जी आपका, आप तीनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में अब चुनाव जब होंगे तो 23-24 में होंगे, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल हो, राजनीति करने के लिए मैदान में आता है और हर समीकरण, हर गणित को देखता है। अब जब द्रौपदी मुर्मू जैसा एक व्यक्ति महिला को पद देने जा रही है या मिलने वाला है, जैसा दिखाई देता है यदि आंकड़ों के आधार पर हम देखें, लेकिन अभी चुनाव होना बाकी है। दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा है विपक्ष की तरफ से, पर जो गणित है वो कुछ और इशारा कर रहा है। होगा क्या, नज़र उस पर रहेगी। पर इतना ज़रूर है कि आज मध्य प्रदेश में जो थिरकते हुए नजर आए हैं शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा, वो शायद यही कह रहे हैं कि हम ही अनुसूचित जाति जनजाति के हमदर्द हैं। अब कौन कितना हमदर्द, ये वही बताएंगे चुनाव में। मुद्दा सियासी है, इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए। नमस्कार।